विला की कांच की दीवारों से छनकर आती सुनहरी धूप इटालियन मार्बल पर नाच रही थी। हवा में महंगे इत्र और ताजे लिली के फूलों की खुशबू घुली थी, लेकिन उस भारी खामोशी को नहीं मिटा पा रही थी जो हम चारों के बीच तनी हुई थी। सविता ने अपने हीरे के कंगन को कलाई पर घुमाया, जिसकी खनक उस विशाल हॉल में गूंज उठी। पूजा, यह शैंपेन उतनी ठंडी नहीं है जितनी होनी चाहिए, सविता ने गिलास को मेज पर पटकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी तल्खी थी, जैसे वह शराब नहीं बल्कि अपनी बोरियत का कड़वा घूंट पी रही हो। मैंने उसकी ओर देखा। सविता के चेहरे पर सजी मेकअप की परतें उसकी आंखों की खालीपन को नहीं ढक पा रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, शायद बर्फ को भी पिघलने की जल्दी है सविता। इस विला की गर्मी सिर्फ बाहर के मौसम की वजह से नहीं है। खुशी, जो अब तक अपने फोन में डूबी हुई थी, अचानक खिलखिलाकर हंसी। गर्मी, यहाँ तो बर्फ जमी हुई है। हम सब बस अपनी अपनी रेशमी चादरों में लिपटी हुई मूर्तियाँ बन गई हैं। रूबी, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? रूबी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू संभाला और खिड़की के बाहर फैले नीले इन्फिनिटी पूल को देखने लगी। बोलने के लिए बचा ही क्या है? हम यहाँ हर महीने इकट्ठा होती हैं, सबसे महंगी साड़ियाँ पहनती हैं और फिर उन्हीं पुरानी कहानियों को दोहराती हैं। क्या किसी को सच में परवाह है कि किसका पति किस बिजनेस ट्रिप पर गया है? तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। हम सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं। राज खड़ा था। वह विला का नया मैनेजर था, जिसे आज की पार्टी का इंतजाम देखने के लिए बुलाया गया था। उसकी सफेद कमीज के बटन ऊपर से 2 खुले थे और उसकी गहरी नजरों में एक ऐसी चमक थी जो हम में से किसी ने सालों से नहीं देखी थी। माफ कीजिएगा, राज की आवाज किसी मखमली पर्दे की तरह हमारे कानों से टकराई। मुझे लगा कि आप लोगों को शायद कुछ नया चखने की जरूरत है। यह विंटेज वाइन खास तौर पर आप जैसी पारखी महिलाओं के लिए है। सविता ने अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे की। नया? राज, यहाँ कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पहले से तय है। राज धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ा। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जो विला के ऐश्वर्य को चुनौती दे रहा था। उसने एक बोतल खोली और उसकी महक पूरे कमरे में फैल गई। तय तो सूरज का उगना भी है मैडम, राज ने गिलास में वाइन उड़ेलते हुए कहा। लेकिन उसकी चमक हर रोज बदल जाती है। कभी कभी हमें बस अपनी नजरें बदलने की जरूरत होती है। खुशी ने अपना गिलास आगे बढ़ाया। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो राज, क्या काम भी उतनी ही खूबसूरती से करते हो? राज की नजरें खुशी की नजरों से मिली। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। काम तो मशीनें करती हैं, मैं तो बस एहसासों को जगाने की कोशिश करता हूँ। मैंने महसूस किया कि हवा में एक तनाव पैदा हो रहा है। वह डर वाला तनाव नहीं था, बल्कि वह उस प्यास जैसा था जो रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद का इंतजार करती है। रूबी उठी और राज के पास जाकर खड़ी हो गई। हमें लगा था कि यह किटी पार्टी भी हमेशा की तरह फीकी रहेगी, रूबी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक थरथराहट थी। लेकिन तुम्हारी वाइन, इसमें कुछ अलग है। यह सिर्फ वाइन नहीं है, राज ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा। यह उन लम्हों की याद है जिन्हें आप सबने कहीं गहरा दफन कर दिया है। वह जुनून, वह बेबाकी जो इस विला की ऊंची दीवारों के पीछे दम तोड़ रही है। सविता ने अपना रेशमी दुपट्टा मेज पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर अब वह बनावटी गंभीरता नहीं थी। तुम कहना क्या चाहते हो कि हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं? राज थोड़ा और करीब आया। खुशी और संतुष्टि में फर्क होता है। आप सबके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन क्या आपके पास वह पल है जहां आप खुद को भूल सकें, जहां आप सिर्फ एक नाम या एक पहचान ना हो, बल्कि एक एहसास हो? कमरे की रोशनी अचानक मध्यम हो गई। शायद बाहर बादल छा गए थे या विला के ऑटोमेटिक सिस्टम ने माहौल को भांप लिया था। संगीत की एक धीमी, मदहोश कर देने वाली धुन गूंजने लगी। आज की रात कोई नियम नहीं होंगे, मैंने खुद को कहते सुना। मेरी अपनी आवाज मुझे पराई लग रही थी। सविता, खुशी, रूबी, क्या हम सिर्फ एक बार उन बेड़ियों को नहीं तोड़ सकती जो हमने खुद अपने चारों ओर बना ली हैं? खुशी ने राज की ओर अपना हाथ बढ़ाया। राज, हमें दिखाओ कि एहसासों को कैसे जगाया जाता है। राज ने खुशी का हाथ नहीं थामा, बल्कि उसकी आंखों में गहराई से देखा। एहसास मेरे पास नहीं, आप सबके भीतर हैं। मैं तो बस एक जरिया हूँ। क्या आप तैयार हैं उस आग का सामना करने के लिए जो सालों से सुलग रही है? सविता उठी और उसने अपने गले का भारी हार उतारकर मेज पर रख दिया। उसकी गर्दन अब आजाद थी और उसकी सांसों की गति तेज हो गई थी। दिखावे का बोझ बहुत भारी हो गया था। राज,
आज हमें वह महसूस करना है जो इन गहनों की चमक से कहीं ज्यादा गहरा हो। माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। किटी पार्टी की वह औपचारिक बातचीत कहीं खो गई थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और राज की मौजूदगी का जादू था। राज ने धीरे से संगीत की आवाज बढ़ाई। उसने कोई शरीर का हिस्सा नहीं छुआ, लेकिन उसकी मौजूदगी ही एक स्पर्श की तरह महसूस हो रही थी। जुनून कोई शब्द नहीं है, राज ने रूबी के पास जाकर फुसफुसाया। यह वह कंपन है जो आपके अस्तित्व के हर कोने में महसूस होता है। क्या आप उस कंपन को सुन पा रही हैं? रूबी की आंखें बंद हो गईं। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया। हाँ, यह बहुत दिनों बाद सुनाई दिया है। यह शोर नहीं है, यह एक संगीत है। मैं उन सबको देख रही थी, हम चारों जो समाज की नजरों में सफल और सुखी स्त्रियां थीं, आज अपनी असलियत के करीब थीं। हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी अनकही बातें और वह शारीरिक और मानसिक प्यास जिसे हमने मर्यादा के नाम पर दबा रखा था, आज वह सब बांध तोड़कर बाहर आने को बेताब था। पूजा, राज ने मेरा नाम पुकारा। मैं चौंक गई। उसकी नजरों में एक अजीब सी दावत थी। तुम सबसे ज्यादा शांत हो, लेकिन शांति के पीछे ही सबसे बड़ा तूफान छिपा होता है। क्या तुम उस तूफान को आने दोगी? मैंने एक लंबी सांस ली। मैं थक गई हूँ राज, इस विला की शांति से, इन बेजान दीवारों से। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाए। राज ने मेज पर रखी वाइन की बोतल उठाई और फर्श पर गिरा दी। कांच के टूटने की आवाज किसी धमाके जैसी थी, जिसने हमारे अंदर के आखिरी डर को भी खत्म कर दिया। वाइन लाल रंग की नदी की तरह मार्बल पर फैल गई। आज ये विला आपकी कैद नहीं, आपका खेल का मैदान है, राज ने ऐलान किया। सविता ने अपनी सहेलियों की ओर देखा और हम सब एक साथ हंस पड़े। वह हंसी जिसमें कोई बोझ नहीं था। हमने एक दूसरे के हाथ थाम लिए। राज हमारे बीच था, एक धुरी की तरह जिसके चारों ओर हमारी दबी हुई भावनाएं नाच रही थीं। कभी भी सोचा नहीं था कि एक किटी पार्टी ऐसी भी हो। उसकी आवाज में अब वह चंचलता थी जो शायद उसके कॉलेज के दिनों में रही होगी। यह सिर्फ शुरुआत है, राज ने कहा। उसकी आवाज में एक वायदा था, पूरी रात अभी बाकी है और यह विला गवाह बनेगा उस विस्फोट का जो आप सबके भीतर होने वाला है। जैसे जैसे रात परवान चढ़ी, दूरियां सिमटती गईं। बातों का सिलसिला अब जिस्मानी एहसासों और रूहानी सुकून की ओर मुड़ गया था। हमने नाचते हुए, हंसते हुए और एक दूसरे के करीब आते हुए उन तमाम दीवारों को गिरा दिया जो सालों से खड़ी थीं। राज ने हर मोड़ पर हमें यह एहसास दिलाया कि हम सिर्फ पत्नियां या माँ नहीं हैं, हम खुद में एक पूरी कायनात हैं। विला की वह रात हमारे लिए सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक पुनर्जन्म था। जब अगली सुबह सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो हम सब फर्श पर बिखरे हुए थे, लेकिन हमारे चेहरों पर वह सुकून था जो दुनिया की सारी दौलत नहीं खरीद सकती थी। क्या हम फिर से वही बन पाएंगे जो हम कल तक थे? सविता ने अपनी आंखें खोलते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब कोई कड़वाहट नहीं थी। नहीं, मैंने जवाब दिया। अब वो पुरानी पूजा कहीं मर चुकी है। इस विला ने हमारी प्यास को एक नया रास्ता दिया है। राज खिड़की के पास खड़ा बाहर उगते सूरज को देख रहा था। उसने मुड़कर हमारी ओर देखा और एक रहस्यमयी मुस्कान दी। एहसास कभी मरते नहीं, वे बस सो जाते हैं। याद रखिएगा, यह आग अब बुझनी नहीं चाहिए। हम चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। हम जानते थे कि बाहर की दुनिया के लिए हम वही रहेंगे, लेकिन इस विला की चारदीवारी के भीतर हमने जो पाया था वह हमारा अपना एक गुप्त संसार था। एक ऐसा संसार जहां हमारी अधूरी इच्छाओं ने पंख फैलाए थे और एक ऐसा विस्फोट हुआ था जिसने हमारी रूहों को हमेशा के लिए बदल दिया था। किटी पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हमारे भीतर का वह नया संगीत अभी बस शुरू ही हुआ था। हमने अपने अपने पर्स उठाए, अपने बिखरे हुए बालों को संवारा और विला से बाहर निकल गई। बाहर की ताजी हवा अब हमें अलग महसूस हो रही थी। अब हम कैद नहीं थी, हम वह तूफान थी जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार था। सविता ने गाड़ी में बैठते हुए मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, अगले महीने इसी जगह इसी वक्त। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, राज को बुलाना मत भूलना। गाड़ी के पहिए सड़क पर दौड़ने लगे, लेकिन मेरी रूह अभी भी उस विला के मार्बल फर्श पर बिखरी उस लाल वाइन और राज की उन गहरी नजरों में अटकी हुई थी। वह एक ऐसी रात थी जिसने हमें खुद से मिलवाया था और उस मुलाकात का नशा शायद उम्र भर नहीं उतरने वाला था।